नमस्कार। पीएसआई परीक्षा की तैयारी में जुटे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा यानी हमारे संविधान का विकास एक फास्ट ट्रैक रिवीजन में कवर करने वाले हैं। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। कम से कम समय में इंडियन पॉलिटी का सबसे सटीक रिवीजन करना, खास तौर पर पीएसआई एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे 1919 के एक्ट से, फिर 1935 के एक्ट पे आएंगे जो हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट है। इसके बाद देखेंगे कि देश का एकीकरण कैसे हुआ, और फिर एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ये समझिए कि भारत में एक जिम्मेदार सरकार बनाने की दिशा में ये पहला बड़ा कदम था। अच्छा, इस एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिसपे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वो है द्वैध शासन या डायरकी। अब सवाल यह है कि ये दोहरी शासन प्रणाली आखिर थी क्या चीज? तो देखिए, हुआ ये कि प्रांतों के सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे कि फाइनेंस, पुलिस, मतलब सारे जरूरी मामले। ये गवर्नर के हाथ में थे और वो किसी को जवाब नहीं देते थे। और दूसरी तरफ थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ। ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए जो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह थे। मतलब जिम्मेदारी तो दी, पर असली पावर अपने पास रखी। यहीं से पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और हाँ, एक बात जो बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, ये डायरकी वाली व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ प्रांतों में यानी स्टेट लेवल पर लागू की गई थी, केंद्र में नहीं। ये वो पॉइंट है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। डायरकी के अलावा और क्या क्या हुआ इस एक्ट में? पहली बार सेंटर में दो सदनों वाली व्यवस्था यानी बाइकैमरलिज्म शुरू की गई। और तो और पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस भी हुए। हाँ, ये बात और है कि वोट देने का हक बहुत ही कम लोगों को मिला था। और एक और बड़ी बात, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की नींव भी इसी एक्ट ने रखी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक्ट पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको हमारे आज के संविधान का ब्लूप्रिंट या खाका कहा जाता है। मतलब इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे संविधान का लगभग 2/3 यानी 2/3 हिस्सा सीधे सीधे इसी एक्ट से लिया गया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इस एक्ट ने 3 बड़े बदलाव किए। पहला, इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव दिया। दूसरा, प्रांतों से डायरकी हटाकर उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता दी। और तीसरा, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था, इसने डायरकी को केंद्र में लागू कर दिया। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में डायरकी कहाँ थी? प्रांतों में। और 1935 में उसे प्रांतों से खत्म करके कहाँ लागू कर दिया गया? केंद्र में। ये जो शिफ्ट है, इस पर एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। इसी एक्ट ने शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये सिस्टम आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? जी हाँ, हमारे आज के संविधान की 7वीं अनुसूची यहीं से इंस्पायर्ड है। और जो सब्जेक्ट्स इन तीनों में से किसी में भी नहीं थे, यानी रेजिडुअरी पावर्स, वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। इस एक्ट ने सिर्फ शासन का ढांचा ही नहीं बदला, बल्कि देश को कई बड़ी संस्थाएं भी दी। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जो आज के सुप्रीम कोर्ट का आधार बना। और तो और देश के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई। अच्छा, तो हमने एक्ट्स तो देख लिए। अब चलिए ये समझते हैं कि इन एक्ट्स की विरासत ने हमारे संविधान के फाइनल स्ट्रक्चर को और भारत को एक करने की उस बड़ी प्रक्रिया को कैसे शेप किया। देखिए, आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लगभग 565 देसी रियासतें थीं जिन्हें भारत में शामिल करना था। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, जिसे सरदार पटेल के लीडरशिप में पूरा किया गया और एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। हमारे संविधान की आत्मा बसती है उसकी प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में। ये हमें बताती है कि हमारे देश के आदर्श क्या हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और जो डिटेल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, वो हमें स्केड्यूल्स में मिलती हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, अब तक जो पढ़ा उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। अब हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, द्वैध शासन यानी डायरकी प्रांतों में किस एक्ट से शुरू हुई? सोचिए जरा। प्रांतों में, जी हां, इसका सही जवाब है बी, एक्ट ऑफ 1919।
इस फर्क को हमेशा याद रखना है, प्रांतों में 1919 और केंद्र में 1935। अगला सवाल देखते हैं। हमारे संविधान में सेंटर और स्टेट्स के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस एक्ट की स्कीम पर आधारित है? वो 3 सूचियां याद हैं? बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं कुछ और हाई यील्ड फैक्ट्स का। ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव 1935 एक्ट, सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर 1919 एक्ट, फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 एक्ट, और बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? जी, 1935 एक्ट के द्वारा ही। ये वन लाइनर्स हैं, लेकिन एग्जाम में पूरे मार्क्स दिला सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यह है हमारा फाइनल रिवीजन। एग्जाम से ठीक पहले एक नजर डालने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो चलिए सब कुछ क्विकली समराइज करते हैं। 1919 एक्ट मतलब प्रांतों में डायआर्ची और सेंटर में बाइकैमरलिज्म। 1935 एक्ट मतलब प्रांतों को ऑटोनॉमी और सेंटर में डायआर्ची। 1935 एक्ट ही संविधान का ब्लूप्रिंट है जिसने हमें 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट्स दी। फेडरल कोर्ट और आरबीआई भी 1935 एक्ट की ही देन है। ये पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि इस संवैधानिक सफर को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ये हमें हमारे देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जड़ों को समझने में भी मदद करता है। आपकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।